जितने भी गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित हैं, सबको सादर नमन करते हुए मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगी कि आज हिंदी दिवस है। भारतीय भाषाओं को एक साथ समेकित रूप में जब संविधान में 14 सितंबर 1949 को दर्जा दिया गया और नायकत्व की भूमिका दी गई हिंदी को हमारी राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठापित किया गया, तब और आज का दिन हिंदी की विकास यात्रा अबाध गति से चलती ही जा रही। संशय नहीं है, नकारात्मकता नहीं है। जहां नकारात्मकता है वो व्यक्ति की अपनी मनोवृत्ति है। भाषा के रूप में हिंदी ने जिस तरह का विस्तार और विकास किया है वो अभूतपूर्व है और भाषा की दृष्टि से वरेण्य है। दुनिया की कोई भी भाषा इस तरह की विकास यात्रा करती हो, हाँ, इसमें एक भूमिका बड़ी ये है कि हिंदी ने जहां से अपना दाय ग्रहण किया है वो संस्कृत, वो देववाणी संस्कृत, उसकी लिपि देवनागरी दुनिया की सबसे वैज्ञानिक लिपि है और इसमें पूरी दुनिया को कहीं कोई संदेह नहीं। उस वैज्ञानिक विरासत को और उस भारतीय ज्ञान परंपरा को संचित करने वाली संस्कृत भाषा की उस समृद्ध विरासत को लेकर चलने वाली हिंदी पीछे हो भी कैसे सकती। उसने तो अपने में उस अभूतपूर्व, उस विशेष गुण का समावेश किया है जिसके कारण उसका वैशिष्ट्य अद्भुत है। हिंदी को हम समावेशी भाषा के रूप में जानते हैं। अभी स्वतंत्रता संग्राम का भी थोड़ा सा उल्लेख हुआ था कि जब गुलाम भारत या गुलाम नागरिक के रूप में भाषा संघर्ष चल रहा था, स्वतंत्रता संघर्ष चल रहा था, आधिपत्य की भाषा बनती है अंग्रेजी, और उस बीच में जब संघर्ष का आगाज होता है, स्वतंत्रता संग्राम होता है, सभी को पता है मेरठ से ही वो आंदोलन, पहली बार वो संघर्ष शुरू होता है। वहीं की एक बोली, खड़ी बोली, ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और स्वतंत्रता संघर्ष का स्वरूप कि खड़ी बोली ने पूरे भारत में अपनी महती भूमिका स्थापित की, अपना महत्व इस प्रकार से नियोजित किया कि पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक विविध भाषा भाषी लोगों के बीच में उसने अपनी सहजता, अपनी बोधगम्यता, अपनी सरसता और अपनी सरलता के कारण अपना स्थान बनाया। तब हिंदी गुजराती भाषी मोहनदास करमचंद गांधी के लिए स्वराज का प्रश्न बनती है। वो कहते हैं हिंदी का प्रश्न मेरे लिए स्वराज का प्रश्न है। तब बांग्ला भाषी केशव चंद्र सेन कहते हैं कि मेरी आंखें उस दिन को देखने के लिए तरस रही हैं जब हिंदी इस देश की राष्ट्रभाषा हो। और तब मराठी भाषी बाल गंगाधर तिलक ये कहते हैं कि हिंदी का प्रश्न उनके लिए भी राष्ट्रभाषा और राजभाषा का स्वराज्य का प्रश्न है और वो पत्रिका संपादित करते हैं हिंदी में, केसरी। मराठा भी बाद में हिंदी संस्करण निकाला जाता है उसका। आप देखिए, इन लोगों ने, इन आंखों ने जो अपनी आंखों में सपने सजाए थे कि हिंदी इस देश की राष्ट्रभाषा होगी, वो आंखें हिंदी भाषियों की नहीं थी, वो भारतवासियों की आंखें थी। और स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय सहभागिता कर रहे सुदूर दक्षिण, वहां के सी राजगोपालाचारी हो या आज कार्यालयी हिंदी के वकालत करने वाले सभी को वो नाम पता है, मोटूरी सत्यनारायण रेड्डी साहब का। कैसे भूल सकते हैं हम इन महानायकों को जिनकी मातृभाषा, जिनकी राज्य भाषा बिल्कुल हिंदी नहीं थी। अगर उन्होंने हिंदी को चुना था इस देश के नायकत्व के लिए, तो हिंदी का अपना स्वरूप, अपना वैशिष्ट्य ऐसा है, इस पर सवाल खड़े होते ही नहीं। और कारण ये कि हिंदी जितनी सहज है, जितनी आत्मीय है, जितनी सरल है, जितनी सुबोध है, और उस समय जब आजादी मिली और 1949 को जब हिंदी को राजभाषा के रूप में स्थापित किया गया, तब भी संविधान सभा को संबोधित करते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने यह कहा था कि हिंदी को समावेशी मूलक बनना पड़ेगा।
अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक जब हम पढ़ते चले जाते हैं कि हिंदी इस देश की राजभाषा, उसकी लिपि देवनागरी होगी, वहां से शुरू जब अंतिम अनुच्छेद 351 तक पहुंचते हैं तो वहां हिंदी को इस देश की सामासिक संस्कृति, अभी आप सबने, हमारे विद्वान वक्ता ने, हमारे आदरणीय अग्रजा ने भी इस बात को कहा, बंगाल का नाम आया, बहुभाषाविद है ये देश, बहुत संस्कृति है यहाँ पर। इतनी सामाजिक संस्कृति को वही भाषा अपने में पिरो सकती है, संजो सकती है, उसका संवहन कर सकती है, जिसमें इतनी सामर्थ्य हो कि वो इस विविध संस्कृति के विशेषताओं को, उनके वैशिष्ट्य को अपने में पिरो सके, उसको अभिव्यक्त कर सके इस तरह से कि किसी को कहीं कठिनाई ना महसूस हो। और हिंदी, जितने भी हमारे छात्र अगर हमसे भाषा पढ़े हैं तो मैं हमेशा ही ये बात कहती हूं कि हिंदी का स्वरूप ही भाषिक समूह का है। और भाषिक समूह अपनी एक विरासत तो लेकर आई है वो देववाणी संस्कृत से, जहां उसे एक व्यवस्थित क्रम में नाभिनाल से आगे आते हुए कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और ओष्ठ्य ध्वनियां क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, ये सभी को पता है। मैं अब उस पर थोड़ा सा विषय से विचलन होगा अगर हम वहां तक जाते हैं। इतनी व्यवस्थित वर्णमाला लेकर, इतना व्यवस्थित व्याकरण लेकर के जब वो आगे बढ़ती है तो उसका स्वरूप बनता है भाषिक समूह का। और उसमें कुल 5 प्रकार के शब्द आते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर्ष। और इन सबसे मिलकर जो बनती है वो होती है हिंदी। तत्सम यानी संस्कृत के शब्द, तद्भव यानी उसके सरलीकृत शब्द, देशज यानी अपनी बोलियों के शब्द, अपनी बोली बानी के शब्द, प्रांतीय भाषाओं के शब्द, विदेशी यानी जो एक समृद्ध परंपरा भाषिक धरातल पर तो है ही, चाहे अनचाहे जैसे भी हो, हमारे देश पर बहुत से विदेशी भाषाओं की सत्ता रही थी, वो अरबी हो, वो फारसी हो, वो अंग्रेजी हो, पर इन सभी भाषाओं से लेकर बनी है हमारी हिंदी शब्दावली का एक वर्ग, वो भी है विदेशी शब्द। और संकर वो जो 2 भिन्न भिन्न भाषाओं से मिलकर बने हुए शब्द। हम सवेरे सवेरे उठकर चाय पीते हैं, चाइनीज भाषा का शब्द है ना। हम बेईमानी करते हैं, हम ईमानदारी करते हैं, अरबी फारसी का शब्द है। और बेईमान शब्द तो संकर शब्द है, अरबी फारसी दोनों से मिलकर बना। रेलगाड़ी से जाते हैं, संकर शब्द। डबल रोटी खाते हैं, संकर शब्द। और इन सबको हटाकर नहीं, हिंदी इन सबको मिलाकर हिंदी, इन सबको संजोकर हिंदी है। और इसलिए निर्विवाद रूप से आज जो अंतरराष्ट्रीय फलक पर अंग्रेजी ने अपनी भूमिका निर्धारित की है, वो भी इसलिए, अंग्रेजी की बात कर रही हूं मैं, किसी को शक और संदेह नहीं होना चाहिए कि अंग्रेजी ने वैश्विक फलक पर सहज स्वीकार्यता बनाई है। इसके पीछे एक कारण ये भी है कि एक समय लगभग पूरे विश्व पर 2-4 देशों को छोड़ दिया जाए तो ब्रिटिश हुकूमत रही थी। लेकिन एक दूसरी खासियत ये भी है कि अंग्रेजी हर भाषा के शब्दों को आत्मसात कर लेती है। हिंदी के भी हजारों की संख्या में शब्द हैं जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में भी है। वही वैशिष्ट्य सजीव भाषा के रूप में हिंदी का भी है। सारे शब्दों को चलन में लेती है, भारतेंदु के शब्दों में अपनी चाल में ढालती है और फिर ऐसे संजो लेती है कि वो हिंदी की अपनी धाती बन जाती है। ये विशेषता है, ये कलेवर, ये महनीय स्वरूप, ये विराट स्वरूप है हिंदी का। और दूसरों को अपनाना ये भारतीय संस्कृति की मूलभूत विशेषता रही। अभी आपने सुना था कि उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। तो ये वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखने वाला देश अपनी बोली बानी में, अपनी भाषा में भी वही उदार वृत्ति रखता है और उस उदारता के साथ हर भाषा के शब्दों को आत्मसात करता है। और हमारे बच्चे तक भी नहीं जानते कि हम जिस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, ये मूलतः किस भाषा का शब्द है। वो केवल और खालिस हिंदी का शब्द होता है। तो ये हिंदी का स्वरूप है और अपनी उदार वृत्ति के कारण
बहुत ही ज़्यादा, जिसमें कहना चाहिए वैश्विकता का समावेश। अभी विश्व भाषा की जो विशेषताएं हैं उसकी भी बात हमारी आदरणीय अग्रजा ने की थी कि वो वैश्विक, वो भौगोलिक सीमाओं से बाहर की यात्रा करती है। वैश्विक फलक पे आपने सुन लिया, हम तो अभी पोलैंड को सुन रहे थे, हंगरी को सुन रहे थे। हमने तो अपनी हिंदी साहित्य के अंतर्गत प्रवासी भारतीय साहित्य की अवधारणा वो भी आजकल खूब पढ़ा रहे हैं। उन गिरमिटिया मजदूरों के ऋणी हैं जिन्होंने अपने साथ यहाँ से जाते समय किसके सहारे रहेंगे, क्या करेंगे, दुनिया कैसे चलेगी, क्या स्मृतियां रहेंगी, तो उन स्मृतियों को सजोने के लिए जो रामचरितमानस का गुटका, वो जो गंगा जल, वो जो तुलसी का पौधा, जो बात आपने अभी छोड़ी थी कि बात सही है कि वो तो अपने साथ अपनी बोली बानी भाषा लेकर गए, लेकिन ये बात सच है कि बहुत कठिन होता है किसी दूसरी जगह स्थापित होकर अपना सब कुछ कहीं छोड़कर चले जाओ और वहां वो आत्मबल देने वाली वो बोली, वो जुबान, वो रामचरितमानस, वो गंगा जल, वो तुलसी का पौधा, उनकी संस्कृति और उनकी भावना को जो सजो कर रखा था, संकल्प शक्ति देता था, प्रदान करता था, इसे नहीं छोड़ना, क्योंकि ये सबसे बड़ी बात थी कि वही उनकी पहचान थी। आज जब हम विश्व हिंदी की बात करते हैं, वैश्विक फलक पर अंतरराष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी की संकल्पना करते हैं, तो सबसे ज्यादा महत्व इन्हीं गिरमिटिया मजदूरों को जाता है, क्योंकि उन्होंने अलग अलग देशों में अपनी बोली बानी को सजोते हुए लगभग ऐसे सभी देशों में हिंदी भाषा को बना कर रखा, जिंदा रखा। और उसके बाद एक दूसरा चरण शुरू होता है कि जब देश आजाद होता है, यहाँ की मेधा, यहाँ की प्रतिभा, यहाँ की छात्र जब अपनी शिक्षा प्राप्त करते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो भारतीयों की मेधा का मुकाबला तो वैसे भी दुनिया में बहुत मुश्किल से, बहुत कठिनाई से 2-4 कहीं कोई निकलता है। यहाँ तो हमें लगता है कि हर क्षेत्र में कई 100,000 की संख्या में, हर क्षेत्र में, आप गणित की दिशा में जाइए, आप साहित्य में जाइए, आप भाषा में जाइए, आप भौतिकी में जाइए, रसायन में जाइए। अभी ज्ञान परंपरा की बात हो रही थी, अभी तो हम संस्कृत को अपनी विरासत मानकर चल रहे हैं, जिसमें अब शोध होना प्रारंभ हुआ है। तब हम देखते हैं कि कणाद थ्योरी भी आ रही है हमारे सामने, जब हम अणु और परमाणु के समक्ष ऋषि कर्ण की उस थ्योरी को, उस कॉन्सेप्ट को लेकर के आ रहे हैं। लेकिन मैं उससे इतर सिर्फ आज के परिवेश में अगर बात करूं तो भी वो भारतीय मेधा, वो क्षमता जो विदेशों में रहकर न जाने कितने नवोन्मेष संस्थाएं, प्रतिभा और संस्थान विकसित कर रहे हैं, नई नई अवधारणाएं विकसित कर रहे हैं। हर जगह देखिए ना, चाहे फेसबुक उठाइए, चाहे माइक्रोसॉफ्ट भी उठाइए, सबके उच्च पदों पर उठाकर देखिए भारतीय। और वो भारतीय भी कहाँ से आते हैं, उनका घर जाकर देखिए तो किसी ग्रामीण क्षेत्र में, कोने में, किसी झोपड़ी के अंदर उनकी माता, उनके पिता या उनके बुजुर्गवार, और वहां से निकलती है वो भारतीय मेधा, फहराती है परचम, पूरे विश्व में स्थापित करती है अपने आप को। ये भारतीय परंपरा है, जिसे संसाधन नहीं, अपनी मेधा पर विश्वास था, अपनी क्षमता, अपनी कर्म सिद्धांत की भी बात हुई थी, कर्म सिद्धांत पर भरोसा था। आज इस अंतरराष्ट्रीय फलक पर, यूएन में, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी की स्थिति पर जब हम बात करते हैं, उल्लेख भी हुआ था कि सबसे पहले संबोधित किया था हिंदी भाषा में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, दिवंगत आत्मा, पुण्य श्लोक पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी। मेरी तो उम्र क्या रही होगी जब उन्होंने पहली बार संबोधित किया था, 4 अक्टूबर 1977, जस्ट पैदा हुए थे। लेकिन मुझे लग रहा है वो विरासत, वो गर्व वहीं से महसूस हुई होगी। मैं आजकल जोड़ते हैं ना सभी, मैं जोड़ पा रही हूँ। मुझे हिंदी पढ़ने का गर्व है, मैं हिंदी भाषी हूँ, इस बात का मुझे गर्व है।
हिंदी की उस विरासत, उस समृद्ध परंपरा को अपने साथ लेकर चल रही हूं, अगर उसका कण क्षण मात्र भी मुझ में आ गया तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि उस दौर में 4 अक्टूबर 1977 को पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ को हिंदी भाषा में संबोधित करता है एक ऐसा व्यक्ति जिसने पूरे विश्व पर हिंदी के अमिट चिन्ह स्थापित कर दिए। और तब से लेके आज तक संभावनाओं के साथ हिंदी अनवरत आगे बढ़ी है। उसके बाद पुनः अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1994 में भी, मुझे याद आता है उसको, जब वो एक हरा हरा सा पूरा एक समुद्र सागर का, पृथ्वी का प्रतिबिंब सा बना हुआ पीछे का चित्र, और सामने संबोधित करते हुए उसके अटल बिहारी वाजपेयी जी। कौन कहता है कि हिंदी में कहीं कोई समस्या है? मैं हमेशा ये कहती हूँ कि भाषा न तो बड़ी होती है ना छोटी, भाषा न तो श्रेष्ठ होती है ना निम्न, भाषा विचार विनिमय का, भावनाओं के संप्रेषण का और अपनी समृद्ध विरासत को अभिव्यक्त करने का एक सशक्त साधन होती है। और हिंदी ने इस पूरी परंपरा का निर्वहन जितनी गहराई के साथ किया है, जितनी सहजता के साथ किया है और जितने प्रभाव के साथ किया है, वो विलक्षण है। और उस परंपरा को लेते हुए आज तो बहुत सारे समझौते, बहुत सारे कहना चाहिए कि प्रक्रियाएं चरण दर चरण आगे बढ़ी हैं। सूक्ष्म एक बार पाठ कर दूं आपके सामने कि उस 1994 में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के संबोधन के पश्चात नवीन रूप में क्या प्रक्रियाएं बढ़ी हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में दर्ज कराने के लिए। तो 2018 में एक हिंदी एट द रेट ऑफ यूएन करके एक प्रस्ताव आया, जिसमें जितने भी यूएन के संदेश हैं उनको हिंदी में जारी किया जाए, और वो जारी होती है। वो बुलेटिन सारे, वो ऑडियो माध्यम से भी, प्रिंट माध्यम से भी हिंदी में जारी होते हैं। 10 जून 2022 को पुनः भारत की जो बहुभाषिकता की प्रवृत्ति है कि अपनी बात और अपने संदेश को बहुभाषिक रूप में प्रस्तुत किया जाए, उसे भी यूएन ने स्वीकार कर लिया। और स्वैच्छिक वित्तीय सहयोग से ही समाचार, बुलेटिन सब कुछ हिंदी में अनवरत प्रकाशित हो रहे हैं। और इस प्रक्रिया में भारत ने फिल्मैन यौंग जी को, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष, उनको वैश्विक दस्तावेजों की एक हिंदी अनुवाद की पूरी प्रति उनको प्रस्तुत की। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। वहां जहां अभी हिंदी के लिए हम संभावनाओं की तलाश कर रहे हैं, वहां हिंदी को इस रूप में हम आज देखते हुए, प्रसारित होते हुए, उन समाचारों को सुनते हुए आज ये अनुभव कर पा रहे हैं कि हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में यूएन किस रूप में लेगा, ये तो भविष्य की बात है। लेकिन आज, जैसा द्वितीय विश्व युद्ध की बात करते हुए आदरणीय अग्रजा ने कहा था कि यूएन की स्थापना क्यों हुई थी, और आज की जो वैश्विक स्थिति है इसमें यूएन की जो भूमिका है, उसके बाद मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि हिंदी उस देश की भाषा है जिसकी जनसंख्या इस समय विश्व में सर्वाधिक है। हो सकता है किसी समय ये समस्या रही हो, लेकिन भाषिक धरातल पर ये भारत की ताकत है। और वो ताकत हमें विकिपीडिया पे नजर आती है। बिना किसी प्रयास के और भाषाओं को बांट कर देखने के बावजूद, इसकी बोलियों को अलग कर देने के बावजूद, पंजाबी सिंधी को अलग रख देने के बावजूद, उसको कभी द्वितीय कभी तृतीय स्थान पर देखा जाता है विकिपीडिया। मैंडरिन की चारों बोलियों को एक साथ जोड़कर हम देखते हैं और वो प्रथम स्थान पे नजर आती है। अब स्पेनिश की भी बात हो रही है प्रथम स्थान के लिए। मैं हिंदी को जब उस रूप में देखती हूँ कि इसकी सारी भाषाओं को एक साथ जोड़ दिया जाए, तो इसमें संदेह नहीं कि हिंदी बहुत ऊपर नजर आएगी, शायद पहले पायदान पे। और ऐसे में इस संघर्ष और संकट के समय में कहा जाता ना, एक और बात साहित्य और दर्शन के लिए थी कि एक समय था कि दर्शन साहित्य समाज को दिशा देता था, कुछ समय और बदला, साहित्य पूरे समाज को दिशा देने लगा, राह दिखाने लगा।
कुछ समय और बदला, औद्योगिक क्रांति हुई और कुछ देश विकसित देशों की श्रेणी में आ गए। उन्होंने दर्शन और साहित्य को किनारे कर दिया, क्योंकि दर्शन और साहित्य का नाम आएगा तो शायद भारत सर्वोपरि हो जाएगा, चीन और मिस्र जैसे देश आ जाएंगे। नहीं, इनको हटा करके केवल आर्थिक आधार रखा उन्होंने, और आर्थिक आधार पर भारत को बहुत नीचे स्थापित कर दिया गया कि अभी विकसनशील देश भारत। इस अर्थ के युग में भी भारत की जनसंख्या एक बहुत विराट संभावना का सृजन करती है। अब ये जो दौर है, आर्थिक युग का दौर, अर्थायुग कहते हैं इसको, इस आर्थिक युग के दौर में भी ऐसे वैश्विक कहते हैं ना उथल पुथल का समय, ऐसे में रोजगार, जो मेधा पलायन कर रही थी बाहर की ओर, जो अमेरिका सबका सर्वप्रिय देश बना हुआ था, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं कि आज के दौर में भारतीय मेधा फिर भारत की ओर देख रही है। और भारतीय मेधा अगर भारत में रही, भारत के लिए काम करती है, तो उस मेधा से भारत का क्या विकास होगा, क्या स्वरूप होगा। और वो जनसंख्या अगर उस दृष्टि से सशक्त भाव से, भारत सबसे ज्यादा युवाओं का देश, 2050 तक की बात ये रखी गई है कि 2050 में भारत में सबसे ज्यादा युवा होंगे पूरे विश्व में, विश्व की तुलना में। तो ऐसे युवाओं का देश भारत जब सब काम कर रहे होंगे, भारत के लिए कर रहे होंगे, असीम संभावनाएं नजर आती हैं। भारत को कहीं और देखने की जरूरत नहीं। अगर भारत का युवा खुद को देखता रहा, अपनी देश की ओर देखता रहा, अपनी उस समृद्ध विरासत को देखकर अपनी समृद्ध उस सिद्धांत पर, यानी कर्म के सिद्धांत पर भरोसा करता रहा, तो किसी और जगह हो या ना हो, हिंदी अपने ज्ञान का, अपनी ऊर्जा का, इस समय ऊर्जा का युग आने वाला है। आजकल कहते हैं ना कि प्राकृतिक संसाधन भी सारे समाप्त हो रहे हैं, तो ये युवाओं की जो ऊर्जा है, अपनी इस ऊर्जा से पूरे विश्व में अपना स्थान सर्वश्रेष्ठ सुनिश्चित करेगी। कोई देश, कोई संस्थान, सब के सब भारत की ओर देख रहे होंगे, भारत को कहीं देखने की आवश्यकता नहीं है। और यही वैश्विक पटल पर हिंदी की सार्थक उपस्थिति होगी कि आप सब जो भारत की युवा शक्तियां हैं, अपनी भाषा को अपनी मान की भाषा बनाएं, अपनी सम्मान की भाषा बनाएं, और हम सब जो भाषा के लिए कुछ भी थोड़ा कर सकते हैं, तो उसका व्यवहार और उसका मान हर वक्त बनाए रखें। वो हमारी पहचान है। अभी आदरणीय अग्रज बोल कर गए कि मैं राष्ट्र गगन के मस्तक पर सदियों से अंकित बिंदी हूँ, मैं सबकी जानी पहचानी भारत की भाषा हिंदी हूँ। हाँ, ये भारत की भाषा है, ये ज्ञान और गर्व की भाषा है, ये हमारी पहचान की भाषा है, और निश्चित रूप से ये युवाओं के देश भारत की उस ऊर्जा की भाषा है जो भविष्य में पूरे विश्व के कल्याण के लिए, क्योंकि इकलौता देश है भारत जो परोपकार पर उदार वृत्ति से विश्वास करता है, स्वार्थ जिसका उद्देश्य नहीं, परमार्थ जिसका लक्ष्य होता है। साहित्य तो सभी मानवीय मूल्यों को स्थापित करते हैं, पर मानव मूल्यों को स्थापित करने का उद्देश्य और मानवता को पोषित करने का उद्देश्य जिस भाषा का है, जिस साहित्य का है। मुझे दिनकर जी की वो पंक्तियां याद आ रही हैं और समय भी काफी हो रहा है, उसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगी कि एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान, एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान तोड़ दे जो बस वही ज्ञानी वही विद्वान। इसके अलावा तो कुछ नजर नहीं आता कि जो तोड़ दे आज के संघर्ष उथल पुथल के समय में, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। केवल भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति, भारतीय भाषा और भारतीय मूल्य, मानवीय मूल्य, ये ताकत रखते हैं, ये सामर्थ्य रखते हैं कि बड़े ही
उदार वृत्ति के साथ सबको अपनाएं, सबको साथ लेकर आगे बढ़ें, सबके साथ अपनी उसी भूमिका को लेकर कि तुलसी बाबा के शब्दों में कि मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को एक। मुखिया, हिंदी हमारे देश की मुखिया, प्रतिनिधित्व करने वाली भाषा, कि मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को एक, पालहि पोसहि सकल अंग तुलसी सहित विवेक। बहुत बहुत धन्यवाद।